यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करना चाह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट ईवीएस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, आप ऐप पर आ सकते हैं। ऐप है अपना ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी, आप इस पर आ सकते हैं। कंप्लीट ईवीएस के कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज ईवीएस के यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको सारे स्टेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पर भी आपसे पीआरटी में ईवीएस पूछा गया है। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी 30 नंबर की ईवीएस की। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से पूछा गया है। मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए जो वक्र बनेगा वो किस प्रकार का बनता है। जैसे कि अपन जनसंख्या गणना यहाँ पर करते हैं, ठीक है, कि 2011 की जनगणना हो गई, वो वाली चीज़। तो अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखानी है तो हम लोग किस कर्व का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करते हैं जे आकार के कर्व का। लेकिन ये कर्व सिर्फ एक नहीं है, कई प्रकार के कर्व यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली दो कर्व अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला जो होता है अपना एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अनरेस्ट्रिक्ट ग्रोथ के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत हाईली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर का कंपैरिजन करूँ तो मैं अगर ये देख रही हूँ कि यार 15-20 गुना एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई इन 5 सालों में, तो कर्व जो बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है लॉजिस्टिक, है ना। अब इस वाले कर्व के अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा। ये कर्व आपको दिख रहा है, इस प्रकार से इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। धीरे धीरे ये चीज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली इस टॉपिक का हमें नॉलेज होना चाहिए। मानव जनसंख्या वृद्धि वक्र एस आकार का या तार्किक होता है। अब इसके भी क्या होते हैं, एस आकार के 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक अंतराल, जहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। फिर हो जाती है घातीय वृद्धि, जिसमें कर्व जो है कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता है, मतलब रैपिडली इंक्रीज होगा, है ना, जो कि जे आकार का शेप अपन को देकर जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर 0 तक पहुंचने तक घटती है जब जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटनेस हो गई है, और धीरे धीरे क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। इस आकार का जो वक्र होता है वो काफ़ी लॉजिस्टिक, काफ़ी तार्किक वक्र यहाँ पर होता है, क्योंकि ये पर्यावरण की वहन क्षमता के द्वारा सीमित हो जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ी तो जो रिसोर्सेस है वो भी ज़्यादा यूज़ होंगे, जो साधन संसाधन है वो भी यूज़ होंगे, तो उनकी संख्या क्या होती जाएगी, धीरे धीरे लिमिटेड होती जाएगी। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये कई चीज़ों को कारण हम लोग बोल सकते हैं कि कई चीज़ों से ये प्रभावित भी होगी, है ना। मौसम, भोजन की उपलब्धता, इन सारी चीज़ों से ये अफेक्ट भी होती है, राइट। तो अभी हमसे पूछा गया था कि जो जनसंख्या वृद्धि का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, जे आकार का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं 1800 से 1940 में कॉन्स्टेंटनेस थोड़ी थी, मतलब धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। लेकिन 1940 के बाद ये पॉपुलेशन में एकदम से राइज देखा गया। ठीक है, ये एकदम से आप यहाँ पर राइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं वर्ल्ड की, है ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। और इस साइड पर यानी कि इस एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, साल देख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन कर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसे डेट्रीवोरस भी कहा जाता है। देखो, डेट्रीवोरस क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों का भोजन ग्रहण करते हैं। इन सब में से डेट्रीवोरस कौन हो जाएगा, हमारा डिकम्पोजर्स हो जाएंगे। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में अपन अपशिष्ट भक्षी के नाम से जानते हैं, राइट। जो ऐसे जीव जो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, अभी अपन ने पॉपुलेशन कर्व पढ़ा। अगर अपन साइंटिफिकली इसका अध्ययन करते हैं तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी, हेरिडिटी, स्टैटिस्टिक और मोबिलिटी। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, डेमोफोबिया, है ना। इन जनरल बहुत सारे अपन नॉर्मल सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें अपन बोलते हैं यार ये डेमोफोबिक तो नहीं है। तो बेसिकली डेमोफोबिक क्या होता है, जिसको बोल सकते हैं ना कि भीड़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होती है ना। जैसे कि वो भीड़ से कतराता है, भीड़ में जाने से उसको बहुत डर लगता है। फोबिया बेसिकली क्या होता है, डर होता है। तो डेमो मतलब लोगों का डर,
ठीक है, लोगो मतलब जनसंख्या का डर। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि डेमोग्राफी क्या होती है, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करना। और डेमोफोबिक मतलब लोगों से, भीड़ से डरने वाला जो व्यक्ति होगा, अगर वो डरता है तो कहीं ना कहीं वो डेमोफोबिक है। डरना इन द सेंस कि उसको खतरा लगता है कि यार ये मुझ पर अटैक कर देंगे, या काइंड ऑफ इस प्रकार की जो चीजें होती है, दैट्स कॉल्ड डेमोफोबिक। ओके, चलिए देखना है तो आप देख सकते हैं, मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। जनसांख्यिकी मानव आबादी के आकार, संरचना और वितरण का यहाँ पर अध्ययन करती है। जनसांख्यिकी विद जो होते हैं, है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि जो जनसांख्यिकी विद जो इसकी पूरी स्टडी करेंगे, जनसंख्या की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए जनगणना डेटा, सर्वेक्षण और सांख्यिकी मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जन्म, किसी ने, जैसे जिसका जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न हो गया, किसी ने इस कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रवास कर लिया है, ठीक है, किसी का बुढ़ापा है या मृत्यु है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके पूरा एक एनालिसिस किया जाता है कि इस साल की, इस पर्टिकुलर राज्य की, इस पर्टिकुलर गांव की, इस कंट्री की ये पूरी ग्रोथ पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है ना। और जनसांख्यिकी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस से आया है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और अंग्रेजी शब्द ग्राफी जिसका मतलब होता है स्टडी। तो डेमोग्राफी मतलब लोगों का अध्ययन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ डीडीटी विल अकर इन, डीडीटी का अधिकांश जमाव कहाँ पर होता है। हम लोग बोलते हैं कि डीडीटी जो है हानिकारक अपन पेस्टिसाइड्स मानते हैं, राइट। अब इसका अगर सेवन कर लिया गया, है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम ये कहाँ पर जमाव, इसका कहाँ पर ये इकट्ठा होता है कह सकते हैं, ठीक है। इसका डिपोजिशन कहाँ पर होता है, पादप प्लवक में, क्रैब में, ईल में, या सीगल में, समुद्री गिल जो होती है उसके अंदर। अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूँ तो ऑप्शन क्या कर रहा है, मेरे जो समुद्री प्रजाति है ना, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहा है, क्योंकि चारों तो वही है, ठीक है। अब एक्वेटिक एनिमल में इन चारों में से सबसे ज़्यादा डीडीटी किसके अंदर होगा। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो है, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आगे से आगे आप जाओगे, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाओगे, तो यहाँ पर अगर कोई हानिकारक पदार्थ है तो उसकी मात्रा में क्या होता जाता है, इंक्रीमेंट होता जाता है, और एनर्जी का जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाता है, राइट। जो अपन एनर्जी जो 10% ऊर्जा के नियम से बात करते हैं। सो डीडीटी का अधिकांश जमाव किस में होगा, जो सबसे अपर लेवल पर होगा। शुरुआत कहाँ से होगी, फाइटोप्लांक्टन से होगी, फिर हमारे कौन आ जाएंगे, जू प्लांक्टन आ जाएंगे, फिर हम लोग क्रैब ले सकते हैं, फिर हम लोग ईल ले सकते हैं, और लास्ट में सबसे ऊपरपन कौन रहेगा, सीगल रहेगा, जो सबसे टॉप पर होगा और सबसे ज़्यादा मात्रा इसी के अंदर रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी अपन देखेंगे इस चीज़ को अभी। सीगल और अन्य शेष मांसाहारी जीवों में बायोमैग्निफिकेशन, एक वर्ड यूज़ किया जाता है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे हिंदी में जैव आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। इसके कारण डीडीटी का जमाव, जैसे जैसे आप एक एक लेवल ऊपर जाएंगे जमाव बढ़ता जाएगा। डीडीटी जीवों की वसा कोशिकाओं में जमा होता है और खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीडीटी के चयापचय या उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। मतलब दैट मीन्स कि अगर वो हमारे पेट में जम गया है तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, वो क्या होती जाएगी, आगे से आगे मात्रा में और इकट्ठी होती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, एक लेवल से अगले उच्च ट्रॉपिकल लेवल पर वो इजीली चल जाती है। जैसे फाइटो हो गया, फाइटो से वो जू में गई तो जू में ज़्यादा बढ़ गई, जू से वो क्रैब में गई तो उसमें बढ़ गई, क्रैब को स्मॉल फिश ने खा लिया, स्मॉल को लार्ज फिश ने खा लिया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, जो इसका सांद्रता है ना, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक अध्ययन में ऐसा पाया गया कि विभिन्न जानवरों के शरीर में डीडीटी की सांद्रता को हमने कुछ ऐसे मेजर किया। जैसे सबसे पहला लेवल जो जू प्लैंक्टन का हो गया, इसमें 0.5 ppm, मीनों में 0.5 ppm, बड़ी मछली में ये 2 ppm हुआ, और मछली में जो है ये लेवल कितना हो गया, यहाँ पर 25 ppm तक पहुँच गया, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। ये आप देख सकते हैं। वाटर में इसकी जो मात्रा थी बिल्कुल नल, 0.003, हालांकि ये मैटर करेगी, है ना। तो ये था अपना पार्ट्स पर बिलियन। फिर हम लोग आगे बढ़े, जू प्लैंक्टन जो गए, छोटे छोटे जीव जो पानी की धारा के साथ बहते हैं, उसमें कितना हो गया, थोड़ी सी मात्रा बढ़ के 0.04 हो गया। जब इन जू प्लैंक्टन को फिश ने खाया तो इसके अंदर डीडीटी 0.5 हो गया। लार्ज फिश ने खाया तो इसके अंदर डीडीटी 2 ppm हो गया। फिर जब इसको फिश ईटिंग बर्ड जो होते हैं, जो फिश को बर्ड खाते हैं, तो उन बर्ड में तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो उन बर्ड के अंदर कितना हो गया, 25 हो गया। फिर जो डिकम्पोजर्स होंगे, जो इनको डिकम्पोज करेंगे बर्ड को, तो उसके अंदर ये मात्रा फिर इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में ये सांद्रता बढ़ता जाता है, इसका बायोमैग्निफिकेशन होता जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं इनका कंसंट्रेशन जो होता है पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल इसे करे और पता करे अनुभाग का उद्देश्य क्या होगा।
पढ़े चारों ऑप्शन। क्या कहा गया? विद्यार्थी को घर में व्यस्त रखना, मतलब इसे करे, मतलब खुद से डू दिस एंड फाइंड आउट, मतलब खुद से सेल्फ एक्टिविटी करना है। तो इसका पर्पस क्या है? बच्चों को एंगेज रखना, अनुभव और प्रत्यक्ष हाथ प्रदान करना, परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार, वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषा सिखाना। मतलब हम कहीं ना कहीं बच्चों को क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ के अंदर बच्चों को खुद से एक वो मौका मिले उस कार्य को करने का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा खुद से एक्टिविटी करे, खुद से उसको कार्य करने का मौका दिया जाए, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को दर्शाती है? या लोगों के बीच में भेदभाव को बढ़ाता है, या लोगों के बीच में एकरूपता को बढ़ाता है, या लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, या लोगों के बीच में असमानता को स्वीकार करता है? क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग सोच वाले, या हम लोग बोल सकते हैं ना डाइवर्स थिंकिंग होना। तो क्या अब इससे बीच में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आएगा क्या? क्या इससे हार्मोनी इंक्रीज होगी क्या? या लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करेगा, या असमानता? देखो असमानता वाला तो पहले ही गलत हो गया, नेगेटिविटी है। पहला वाला ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये भेदभाव वाली चीज़ नहीं है, ये एक यूनिक चीज़ है डाइवर्सिटी, है ना, जो क्या होती है हम लोग बोल सकते हैं कि नई नई डाइवर्स, अगर थिंकिंग के सेंस में पूछ रहा है तो डाइवर्स थिंकिंग होना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं, डाइवर्जन हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर अभी इसमें देखें तो क्या बच रहे हैं? बी और सी बच रहे हैं। तो बी देखो कि इससे एकरूपता बढ़ेगी क्या? मान लो एक यहाँ पर डाइवर्सिटी को शो कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि यह लोगों की विशिष्टता को शो कर रहा है, उनकी यूनिकनेस को शो कर रहा है कि उनके अंदर कुछ नई क्वालिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। कोई भी चीज़ यदि तैर रही है तो उसको फ्लोट यहाँ पर कहा जाएगा, है ना। जैसे कोई भी वस्तु, इंसान नहीं, इंसान तो फिर वो स्विम वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो फ्लोटेशन मतलब तैरने वाले घर को क्या कहा जाएगा? स्टिल्ट हाउस कहा जाएगा, ठीक है, कैनवा कहा जाएगा, इग्लू कहा जाएगा, हाउस बोट कहा जाएगा। तो डेफिनेटली हाउस बोट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आप कश्मीर में झील वगैरह में, डल झील वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर हाउस बोट होती है, ठीक है, शिकारा होती है। ओके, चलिए, तो ये एक मैच दी कॉलम था एनसीईआरटी की बुक का, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हमारा क्या है? हाउस ऑफ स्नो, जिसको इग्लू के नाम से जानते हैं, जो कि पूरा बर्फ से बनता है। दूसरा अपना ये नाव है, इसके ऊपर घर बना रखा है, दैट इज हाउस बोट। तीसरा वाला अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है 10 फ्लोर 20 फ्लोर वाली, है ना, तो हम लोग इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं। ये क्या है? ये टेंट घर है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है अपना हट, झोपड़ी है ना, बम्बू का बना हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खतरों का एक उदाहरण हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स? ये एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है, ये जहरीले कचरे का रिसाव हो सकता है, ये डैम फेल्यूअर हो सकता है, ये सुनामी यहाँ पर हो सकती है। तो प्राकृतिक खतरे में हम लोग किसको कंसीडर कर सकते हैं? सुनामी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज फाउंड, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय बोले तो हमें अपना तो पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बाकी का क्या सीन है? बाकी ऑप्शन भी देख लो, है ना। ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल और उत्तर दक्षिण में, ओके। तीसरा दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन, पश्चिम भूमध्य रेखा अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के बोलीविया और पराग्वे के आसपास के हिस्से में। तो हम इंडिया के बारे में जानते थे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन कट हो गए कि इंडिया तो उसमें है, बाकी कोई कंट्री हो नहीं हो, इंडिया को तो रखना ही है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फैले हुए हैं। तो ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मिलेगा। आप इसमें सारे नाम यहाँ पर देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अफ्रीका में, एशिया में पाई जाएगी, दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाई जाएगी, कैरेबियन के कुछ हिस्सों में ये मिलेगी आपको, उत्तरी अमेरिका में मिल जाएगी, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा था, इसके अलावा बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में आपको ये ट्रॉपिकल जलवायु मिल सकती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल संभरों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना यहाँ पर क्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कहीं से पानी के कई सारे सोर्स हैं, तो हमने उन सबको लेकर एक ही जल निकाय में छोड़ दिया है, तो ये चीज़ सीवेज ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा, वाटर शेड कहलाएगा, ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, या फिर इसको वेटलैंड बोला जाएगा। मतलब कई सारे रिसोर्सेज हैं, कई जगह से पानी आ रहा है, तो उन सबका मेन रिसोर्स जो हो गया वो क्या हो गया, एक ही जगह वो पानी मिल रहा है, तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। अब ये किस तरीके का दिखता है ये आप यहाँ पर देखना। देखो, वाटरशेड बाउंड्री से जो पानी निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, घरों से जो पानी निकल कर आ रहा है वो भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सरफेस से जो रन ऑफ, मतलब ऊपर से बादल के जो जो भी, मान लो एक बोल सकते हैं एक शहर है, वहां से जो सारा पानी इकट्ठा हो रहा है वो एक जगह आकर मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, या हिंदी में जल निकासी बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। जल निकासी बेसिन एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर जल अपवाह एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, जो वो नदी हो सकता है, झील हो सकता है। छोटे जल क्षेत्र जो है अंततः एक बड़े जल क्षेत्र में आकर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इसे जल ग्रहण क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जा सकता है, जल ग्रहण भराव क्षेत्र इसे कहा जाएगा, ठीक है। जल निकासी विभाजन द्वारा परिभाषित जो एक बेसिन को दूसरे बेसिन से अलग करने वाली भूमि पर एक उच्च बिंदु यहाँ पर हो सकता है। मतलब एक अगर दूसरे से अलग हो रहा है तो वो जल निकासी विभाजन हो जाएगा, मतलब दो पार्टीशन में वो डिवाइड हो रहा है। जल संसाधनों के प्रबंधन और किसी भी क्षेत्र के भीतर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए जल निकासी बेसिन को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ईगल कैन सी थिंग्स फ्रॉम 20 फीट अवे इन द डे ड्यू टू। चील दिन में 20 फीट से भी दूरी तक कैसे देख सकती है। उसके पास क्या होता है, ऐसा फिक्स्ड आई सॉकेट होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई, आँख का कोई अपवर्तन त्रुटि होता है जिसके कारण उसका विजिबिलिटी इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मनुष्यों का तो नहीं होता है। शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या होती है, या फिर इक्वल नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, है ना, फोटो रिसेप्टर जो कलर को रिसीव करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो कौन सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन आई में भी कौन सेल्स होती है ना, हमारे इसमें भी 2 टाइप की यहाँ पर पाई जाती है। तो इनके अंदर, ईगल के अंदर जो कौन सेल्स होती है वो बड़ी होती है, जिसके कारण ये लंबी दूरी तक देख सकते हैं। अब इसमें अपन कंपैरिजन कर लेते हैं और साथ ही ईगल के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। 20/5 यानी कि चील की दृष्टि 20/5 होती है, जिसका अर्थ है कि वे 20 फीट दूरी से ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें मनुष्य केवल 5 फीट दूर से ही देख सकता है, ठीक है। तो ये 20/5 मतलब मनुष्य का ईगल से कंपैरिजन है। बड़ी आंखें, चील की आंखें बड़ी होती है जो उनकी खोपड़ी के अधिकांश भाग को कवर कर लेती है। 2 फॉवल्स, चील के प्रत्येक आंख में 2 फॉवल्स पाए जाते हैं जो उनकी तीव्र दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 340 डिग्री तक का विजन ये देख सकती है, ठीक है। टोटल 360 होता है तो लगभग 340 डिग्री ये कवर कर लेते हैं, जबकि मनुष्य ओनली 180 डिग्री तक का देख सकता है, ठीक है। केवल आप अपने दाएं और बाएं देख सकते हैं, आप पीछे नहीं मुड़ सकते, राइट। अगला देखना, एक कोशिकीय और द्विनेत्रिकीय दृष्टि, चील प्रत्येक आंख का लगभग अलग अलग या एक साथ उपयोग कर सकती है, मतलब दोनों आंखों से वो अलग अलग दिशा में भी देख सकती है और एक साथ भी देख सकती है। बेहतरीन रंग दृष्टि, चील चमकीले रंगों को भी देख सकते हैं, ठीक है। चील 3 मील दूर से खरगोश के आकार के शिकार को भी देख सकती है। अगर खरगोश के आकार का भी कोई शिकार है जो 3 मील दूर है, वो आसानी से उसके लिए विजिबल होता है, और 1 मील से अधिक दूरी से पानी के नीचे जो मछली होती है उसको भी वो आसानी से पकड़ लेता है। तो ये चील की अपनी विशेषता हो गई, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हैं, ईगल आई और ह्यूमन आई में ये कंपैरिजन है, ओके। मेन डिफरेंस ज़्यादा देख पाना, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके जो शंकु होते हैं उनका बड़ा होना। अगला देखना, एडोलसेंस शब्द ग्रीक वर्ड एडोलसियर से लिया हुआ है। अब एडोलसेंस का मतलब आपको पता है किशोरावस्था होती है, तो बेसिकली एडोलसेंस जो है एक एडोलसियर वर्ड होता है जो कि ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है ग्रीक में, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना, मैच्योर डेवलपमेंट होना, शारीरिक भार का विकास होना, या फिर डेवलपमेंटल डिफिशियंसीज होना। तो बेसिकली एडोलसेंस शब्द जो है एडोलसियर से यहाँ पर लिया हुआ है, जिसका मतलब है इंक्रीज इन बॉडी हाइट, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होने को ये एडोलसियर कहते हैं। तो अपन ने एडोलसेंस का मतलब यही बनाया है किशोरावस्था से, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय ग्रोथ जो होती है अपने पिक पर होती है, क्योंकि जैसे ही एडोलसेंस स्टेज खत्म होगी, जो कि यूजुअली अपन मानते हैं कि 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक ये चलती है। मैक्स टू मैक्स आप 20 मान लो, 20 से ऊपर नहीं, 12 से आप 20 इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। थोड़ा सा 1 आध साल ऊपर नीचे हर जगह आपको मिलेगा।
ओके, तो अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है 20 साल तक आते आते, उसके बाद फिर लंबाई और इन सब में वृद्धि इतना ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रहती है। ठीक है, तो एडोलसेंस शब्द ग्रीक वर्ड एडोल्सियर से लिया गया, जिसका मतलब होता है शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना, बड़ा होना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ होना, या फिर परिपक्वता की ओर बढ़ते जाना। ठीक है, पहली बार इस्तेमाल 15वीं सदी में किया था, जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं एडोलसेंस का। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था तक आते आते बच्चा कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास की एक संक्रमणकाली अवधि है, जो आमतौर पर यौवन और वयस्क अवस्था के बीच की रहती है। ये एक महत्वपूर्ण विकासात्मक अवधि है, जब एक प्रमुख जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उस बच्चे के अंदर देखे जाते हैं। तभी हम लोग इसको तूफानों की अवस्था, वसंत ऋतु का काल, अलग अलग इसको नाम यहाँ पर दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो क्या कहलाता है? अ डाइट विच इज रिच इन ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड रिच डाइट, कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट या फिर डाइट। तो डेफिनेटली अगर आपके थाली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सब कुछ है जो आपके बॉडी को चाहिए, है ना, तो उससे क्या बोला जाएगा? बैलेंस डाइट बोला जाएगा। ठीक है, अगला देखना, वेयर इज द वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन जो है ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई के अंदर? तो ध्यान रखना ये 3 इसके हैं, और ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। ठीक है, तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास इकाई है। इसके 3 परिसर कोलकाता भारत में स्थिर है, और यह बुनियादी और अनुपयुक्त परमाणु विज्ञान और नवीनतम परमाणु कण त्वरक के विकास के अनुसंधान है। मतलब परमाणु अनुसंधान से रिलेटेड ये जो हेडक्वार्टर है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, ये स्थित है अपने कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, मार्स ऑर्बिटल मिशन है ना, दैट इज मॉम इज इनफॉर्मली कॉल्ड एज, इसे अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मली किस नाम से जाना जाता है? मंगलयान, मिशन पानी, मिस्ट्री मार्स या मैग्नेटिक मंगल? तो इसे मॉम को मंगलयान के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मंगल ग्रह की इसने परिक्रमा करी है, जिसकी विशेषता यह है, मतलब मोम की विशेषता यह है कि इसका मंगल का निकटतम बिंदु पेरियाप्सिस लगभग 300 किलोमीटर दूर, और सबसे दूर बिंदु जो है एपोएप्सिस लगभग 71,000 किलोमीटर का है। मंगल के भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष कक्षा का जो झुकाव है 150 डिग्री है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो ये पूरी रिसर्च इसकी है मोम की, जो कि मंगल का पूरा परिक्रमण करके आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्चर जोल्जाना के सफल परीक्षण की घोषणा करी है? ये 2021 का अपन बोल सकते हैं न्यूज़ है। ठीक है, तो किस देश ने जोल्जाना के सफल परीक्षण की घोषणा कर दी, मतलब वो टेस्ट उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको अपन कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इसके बारे में पढ़ के आइएगा, कल अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको सारे ही पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सके। ओके, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग 6 PM साइंस के सेशन में। ओके, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। Okay, thank you everyone. Thank you for joining the session.